अब है भारत के राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। भारत तो बन गया, भारत का एकीकरण हो गया, विभाजन होकर जिनको जाना था वो चले गए और जिनको यहां से भी वहां जाना था वो भी चले गए। दोनों चीजें हो चुकी थी। अब नए भारत की रूपरेखा को एक सही से सुव्यवस्थित करना था, क्योंकि देश संघीय ढांचे पर चलना था। तो संघीय ढांचे पर चलाना था देश को, तो सत्ता के दो स्तर बनाने थे, है ना। तो दो स्तरों का निर्माण तब हो पाएगा जब भारत को बहुत सारे संघों में विभाजित किया जाएगा। तो भारत के संघों का विभाजन या राज्यों का, ये जो इतना बड़ा भारत है, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये विविधताओं से भरा जो देश है, इसको कैसे चलाया जाए। और ये जो 565 देसी रियासतें थी और अंग्रेजों से मिला शासन था, मतलब अंग्रेजी शासन के अधीन जो क्षेत्र था, इनको कैसे परिभाषित किया जाए और कैसे इनकी सीमा रेखा खींची जाए, अब ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती का हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किस प्रकार से समाधान किया और राज्यों की नई सीमाएं किस प्रकार से बनाई गई, आज हम चल रहे हैं इस बात को विस्तार पूर्वक जानने और समझने। कि जो आपको आज भारत दिखाई पड़ता है, जो आपको ये राज्य दिखाई पड़ते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो पंजाब, हरियाणा नाम के ये राज्य हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, आज हम चल रहे हैं इसी को विस्तार पूर्वक जानने और समझने। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते और समझते हैं कि कैसे हुआ राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। आंतरिक सीमाओं की अभी निर्धारण करने की चुनौती बाकी थी। विभाजन हो गया, आपके रजवाड़ों का विलय हो गया, लेकिन अब नई चुनौती क्या थी? अंदरूनी सीमा रेखा का निर्धारण करके भारत को कई प्रांतों में विभाजित करना, जिससे कि शासन व्यवस्था को संघीय ढांचे पर बनाया जा सके। ठीक है, यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। दोनों चीजों को ध्यान में रखना था, एक तो देश की संस्कृति भी झलके और देश में सांस्कृतिक या सांप्रदायिक फूट भी पैदा ना हो। देश की विविधता भी झलके, लेकिन उसके कारण देश टूटे ना, जुड़ा रहे। इस प्रकार से राज्यों का हमें पुनर्गठन करना था। तो देखो भाई, एक चीज ये जान लो, आप किसी भी धर्म के हो, आप जिस क्षेत्र में रहेंगे उसी क्षेत्र की भाषा, उसी क्षेत्र का भोजन करेंगे और उसी क्षेत्र का पहनावा भी पहनेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है कि ये गलत बात है? ये स्वाभाविक सी बात है कि जहां आप रहते हैं वहीं का भोजन भी करते हैं, वहीं की भाषा भी बोलते हैं और वहां का ही वस्त्र भी धारण करते हैं। धर्म चाहे आपका कुछ भी क्यों ना हो, जाति आपकी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, रंग आपका चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप भाषा वही बोलेंगे, भाषा वही बोलेंगे। समझ में आई बात? त्योहार आपके चाहे कुछ भी हो, भाई धर्म अलग है तो त्योहार भी अलग हो सकते हैं, जातियां अलग है तो तब भी कुछ अपने जातीय रिचुअल्स हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन भाषा सबकी एक होती है। अब दिल्ली में रहने वाला मोस्टली 99% कौन सी भाषा प्रयोग करता है? हिंदी। हिंदी ही प्रयोग करता है। तो दिल्ली की अगर आधिकारिक भाषा बनाई जाए किसी को, तो कौन सी भाषा बननी चाहिए? हिंदी। स्वाभाविक सी बात। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है ना। हिंदी ही वहां की प्राथमिक भाषा है कि कोई और है? हिंदी ही है वहां की प्राथमिक भाषा। इस बात को मेरी समझो आप दोनों। तो भाषा के आधार पर ही
हमारे राष्ट्र निर्माता कोशिश करते हैं कि और तरीके अपनाए जाए, लेकिन और कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ता कि इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए, इस आधार पर कदापि नहीं। क्योंकि भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा, धर्म अलग हो सकते हैं, भोजन अलग हो सकता है, पहनावा भी अलग हो सकता है, लेकिन भाषा एक क्षेत्र की एक ही होती है। और वो क्या होता है? वो प्रतीक होता है। किसका? आजादी का। पहला प्रतीक आपकी आजादी का क्या है? आपकी भाषा है। आप बोल ही नहीं पाओगे तो आपके आजाद होने का कोई मतलब नहीं है। इंसान इंसान तब है जो वो विचार कर पा रहा है, जब वो सोच पा रहा है, जब वो अपने सोचे हुए विचारों को व्यक्त कर पा रहा है, तभी तो वो इंसान है। अगर वो इन सब चीजों को नहीं कर पा रहा तो वो इंसान नहीं है। इस बात को समझो मेरे प्यारे, वो इंसान नहीं है। ठीक है, आगे सुनो मेरी बात को। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। देखो, अंग्रेजों ने जो सीमाएं बनाई थी वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाई थी, वो भारत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नहीं बनाई थी। और उन्होंने जितने क्षेत्र को जीता था उस क्षेत्र को उन्होंने अपनी सीमा में रखा था। उन्होंने भारत के दृष्टिकोण से, भारत के लोगों की सहूलियत के हिसाब से कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने जो भी किया था अपनी सहूलियत के हिसाब से किया था। तो अंग्रेजों की जो खींची हुई अंदरूनी सीमा रेखा थी वो आधुनिक भारत के लिए उचित नहीं थी। अब भारत को अपनी अंदरूनी सीमा रेखा को और अपने राज्यों का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी था उसके प्रशासन को संचालित करने के लिए, क्योंकि अब देसी रियासतों का भी मर्जब हो चुका था भारत में। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। सन 1920 में, अंडरलाइन करना है ये बातें, सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। समझ में आई बात? 1920 में ही राष्ट्रीय आंदोलन के समय नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि आधुनिक भारत जब बनेगा तो उसकी अंदरूनी सीमाएं किस आधार पर खींची जाएंगी? भाषा के आधार पर, और कोई आधार नहीं माना जाएगा, और कोई आधार नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था, और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। तो कांग्रेस की जो समितियां थी उनका भी निर्माण भाषाई आधार पर ही किया गया था, और वो अंग्रेजी सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करती थी। मतलब वो पहले से ही कांग्रेस ने ये माइंडसेट बना लिया था कि भारत का जो आधुनिक अंदरूनी सीमा का रेखांकन होगा वो किस आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। किस आधार पर? भाषा के आधार पर होगा। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? पक्का? आगे सुनो। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है। जब विभाजन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो हमारे बहुत से नेता इस बात से डर गए कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो क्या पता अव्यवस्था फैल जाए। लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। इसके अलावा कोई विकल्प अगर आप खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया विकल्प कुछ था ही नहीं। मेरी बात को समझ रहे हो ना? इससे बढ़िया विकल्प कुछ था ही नहीं। आपके पास भाषा के अतिरिक्त कोई और तरीका ही नहीं था जिसके आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन करें। यही सबसे बेहतरीन तरीका था राज्यों के पुनर्गठन करने का। तो आगे सुनिएगा।
तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावर राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताजा थी। तो कुछ समय के लिए देश की अंदरूनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का विषय ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि अभी बंटवारा हुआ था और अभी सभी रजवाड़ों का विलय बाकी था। तो इसलिए इस विषय को थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिन विषयों को आप ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करते हैं, वही विषय कुछ समय बाद आपके सर चढ़कर बोलते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सर चढ़ता है ये भारत की राजनीति पर ये विषय। आइए सुनिएगा। केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराना मद्रास, ठीक है, रिकॉल कर लो। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्रा आंदोलन, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन खड़ा हो गया कि हमें मद्रास से अलग होना है, हमें मद्रास से अलग होना है और हमें एक नया राज्य चाहिए। किस नाम का? आंध्र प्रदेश नाम का। विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी, अंडरलाइन कर लो, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। समझ में आई बात? तो ये चीजें होने लगी। देखो मैंने आपको बता दिया है, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, आप बौद्ध हो सकते हैं, आप जैन हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं। अगर आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप सबकी भाषा एक ही होगी। उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदी ही बोलता है, अधिकतर व्यक्ति हिंदी ही बोलेगा, वो तेलुगु तमिल नहीं बोलने वाला। या मुसलमान है तो वो कुछ और नहीं बोलने वाला, वो उर्दू बोल सकता थोड़ा बहुत, उर्दू भी नहीं बोल पाते वैसे ढंग से, तो आती नहीं है किसी को ढंग से, ठीक है, तो वो हिंदी ही बोलेगा बेसिकली। उसकी अपनी टोन अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाषा क्या होगी? खड़ी हिंदी हो सकती है, कुछ और हो सकती है, बुंदेली हिंदी हो सकती है, ब्रज हिंदी हो सकती है, और आपकी अवधी हिंदी हो सकती है, लेकिन होगी वो हिंदी ही, होगी वो हिंदी ही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो भाषा, तो इसी प्रकार से तेलुगु और तमिलों के बीच में मुकाबला छिड़ गया। किस चीज के लिए? भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कराने, क्योंकि मद्रास प्रांत की राजधानी चेन्नई थी, ठीक है, मद्रास उसे कहते थे उस टाइम, अब चेन्नई कहने लगे, ठीक है। तो वहां से जो प्रशासन चलता था तो वो वहां की रीजनल लैंग्वेज में चलता था, जिन इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता, एलए हो जाता था इनका। तो एलए हो जाएगा तो क्या, अब भाई आप ही जाओगे वहां पर तो आपका ही एलए हो जाएगा, आपको ही कुछ नहीं समझ में आएगा ना भाई। तो बेसिकली भाषा क्या है? भाषा आजादी का पहला तरीका है। भाषा आपकी आजादी, क्या आपके अस्तित्व का पहला तरीका है। आप इंसान हो, जब इंसान तभी हो जब आप अपने भावों को व्यक्त कर पाओगे। अगर आप व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके इंसान होने और ना होने में कोई फर्क नहीं है, आप फिर इंसान नहीं कहलाओगे, आपका जीवन जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। समझ में आई बात? आप जानवरों से भी बदतर जीवन जिएंगे। तो इससे बढ़िया इंसान बनने के लिए थोड़ा कष्ट सह लेना चाहिए और आंदोलन कर लेना चाहिए भाषा के लिए, ठीक है। आपकी भाषा, आप लोगों ने लास्ट लेसन पढ़ा भी है ना, लास्ट लेसन इसी विषय पर है ना, अंग्रेजी का पहला अध्याय जो है द लास्ट लेसन, उसमें आपको जर्मन और फ्रेंच के बारे में बताया जाता है, लैंग्विस्टिक चावलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है ना।
कि कैसे जर्मन लोग फ्रेंच लोगों पर अपनी भाषा थोपते हैं, और वो क्या कहलाती है, लैंग्विस्टिक चावलिज्म, है ना, है ना। अंग्रेजी पढ़ा करो थोड़ा बहुत, अभी सुनता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, सुनूंगा तुमसे तो खास कर। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामामुल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अंडरलाइन कर लेना इस व्यक्ति का नाम। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कब बना है, 1952 में। किसकी मृत्यु के बाद, बहुत बड़े दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामामुल्लू के बाद, मरने के बाद, उनकी मृत्यु के उपरांत। और कितने दिन की भूख हड़ताल करी है उन्होंने, 56 दिनों की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका, तो अब भारत के नेताओं ने ये बहुत बखूबी समझ लिया कि भारत के राज्यों का सीमांकन भाषा के आधार पर ही करना सबसे उचित है। तो ये रहा आपका नया भारत, ये है आपका नया भारत। ठीक है, अब आगे सुनिए। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने राज्य, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब, 1956 में। ठीक है, आजादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नव निर्मित राष्ट्र भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। यह आशंका थी कि नए राज्यों के पुनर्गठन से, नए राज्यों का और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से देश में अलगाववाद की भावना बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे ना, जब आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे ना, तो कोई आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं। समझ में आई बात, आपके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। ये बात समझो मेरी, आपके खिलाफ इंसान और व्यक्ति तभी जाता है जब 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 उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। जब उनकी, देखो, लोगों को भी पता होती है कि कौन सी इच्छाएं उचित है और कौन सी इच्छाएं अनुचित है, ये सब जानते हैं। तो जब उचित चीजों की उचित चीजें मान ली जाएंगी ना, तो कोई भी आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इस बात को समझिए आप। अगर भारत के विभाजन से पूर्व बड़ी संख्या में मुसलमान खड़े होकर, मैं ये बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, अगर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ आंदोलन कर दिया होता ना, कभी पाकिस्तान नहीं बनता, कभी पाकिस्तान नहीं बनता। लेकिन उनको अपने कौम प्यारी थी, ले लो कौम प्यारी करके, मांग तो रहे हो कटोरा पकड़ के भीख, कर लो, हो गई इच्छा पूरी, हो गई इच्छा पूरी, बन गए कंगले। एक दूसरे का गला ही तो काट रहे हो आज के टाइम पर। सिंधी बलूची को पसंद नहीं करता, बलूची सिंधी को पसंद नहीं करता, पंजाबी को पसंद नहीं करता, लड़ो आपस में। देख, कुत्ता घसीटी चल रही है पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में और स्थिति देख लो आप, नरसंहार चल रहा है वहां तो। ठीक है, आगे सुनिए।
जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। मतलब जनता ने इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा और ये माना कि सरकार उनकी इच्छाओं का आदर सत्कार कर रही है। जनता ने उनके खिलाफ जाने का नहीं सोचा। जनता ने भी ये मान लिया कि सरकार उनके ही पक्ष की बात कर रही है, किसी और के पक्ष की बात नहीं कर रही। सरकार उनके ही फेवर में है, उनके विरोध में नहीं है, उनके विरोध में नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया। 50 के 60 साल हो गए हैं, है ना? 60 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है ना? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, तो आज समय आप लगा लो, 4 वो हो गए, 4 साल वो, 60 40 44 44 20 कितने होते हैं? 44 20 64 64 4 68 68 साल हो चुके हैं भारत को अपने राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करे हुए। तो अब आप खुद देख लो कितना बेहतरीन तरीके से देश चल रहा है। कि कोई दुविधा है देश में? दुविधा है? सुंदर तरीके से चल रहा है, सुंदर, है ना? दिसंबर में ही पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, है ना? भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 68 साल से भी अधिक समय हो गया। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका है। भाषावर पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावर राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है, तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। भारत में लोकतंत्र, अंडरलाइन करना ये बात है, भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ है लोकतंत्र को चुनने का अर्थ तथा भिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि भिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। समझ में आई बात? भारत ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी इन समस्याओं का समाधान किया और ये जो कार्टून है ये इसी चीज का प्रमाण है कि माननीय स्वर्गीय और भारत के राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बड़ी चुनौती को कितने छोटे से बक्से में बंद कर दिया। किस चुनौती को? राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती को किस बक्से में बंद कर दिया? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करके। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करके उन्होंने इतनी बड़ी विशाल काई समस्या को जिनको अंदर बंद कर दिया। ये है सोच, ये है दूरदर्शिता, ये दूरदर्शिता ही तो है ना? तो ये आप समझिए कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस समस्या को समझा और उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इस समस्या का समाधान करके और भारत को एक नई रूपरेखा प्रदान कर दी, जिससे कि भारत कभी खंडित ना हो, विखंडित ना हो और सुंदर और सुशील बना रहे सदैव। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना आने पाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए।
भारत ऐसा ही एकजुट बना रहे और भारत ऐसे ही प्रगति करता रहे। ये पंडित नेहरू की बड़ी दीर्घकालिक सोच का ही परिणाम है कि आज ये भारत अपनी एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देखिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके किसी से भी, लेकिन आप बीते समय में जिस व्यक्ति ने इस देश का निर्माण किया उसको गालियां बके, ये उचित नहीं है। अपने राष्ट्र निर्माताओं पर गालियां नहीं बकनी चाहिए हमें, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, हम आज के समय में हैं तो हम अब आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका आकलन करेंगे तो ये उचित नहीं है। आप सोचें, कुछ भी करें, लेकिन आप पढ़ें पहले कि उन्होंने किस परिस्थिति में इस देश को बनाया है और किन संसाधनों के साथ बनाया है। माँ बाप को गालियां नहीं बकी जाती, कुछ भी हो परिस्थितियां कुछ भी हो, माँ बाप होते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि उनकी हर बात मानी जाए, लेकिन हाँ, वैचारिक मतभेद हो तो बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो आपके ही माँ बाप, किसी और के नहीं। वो आपकी ही भलाई चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं वो ज्यादा उचित है आपके लिए, तो एक बार अपने विचार उनके सामने जरूर रखें, क्योंकि वो आपके ही माँ और बाप है। वो आपका अनहित कभी नहीं चाहते, वो आपका हित चाहते हैं। और एक बार अपना पक्ष रखना आपका भी अधिकार है, पर रखने का तरीका होता है, चिल्ला के नहीं रखा जाता, रखने का तरीका होता है। बाप को कभी गालियां नहीं बकी जाती। तो ये सोच लीजिए, पंडित नेहरू कहें या ना कहें, इस आधुनिक भारत के पिता हैं और इसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। मैं गांधी जी को, सरदार पटेल साहब को किसी को कमतर नहीं समझता। वो पूजनीय है, वो पूजनीय है इस देश के लिए। और अपने हमें आइडल्स का जितना हो सके उतना सम्मान करना चाहिए, उतना सम्मान करना चाहिए, ठीक है। विचार अलग चीज है कि हम अलग विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, आप अलग विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, हाँ, हम किसी विचारधारा को नहीं सपोर्ट करते, हम बेहतर को सपोर्ट करते हैं, ये भी होता है ना। कुछ लोग भगत सिंह को आइडल मानते हैं, कुछ लोग गांधी को आइडल मानते हैं, कुछ लोग गोलवालकर जी को आइडल मानते हैं। आपके आइडल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने काम किया इस देश के लिए, उनके काम को सराहा जाना चाहिए।